हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम करने वाला अपना बीपैक 108 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पी वाई क्यू असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। तो पार्ट मैंने आपको करा दिया है। पार्ट वन के अंदर हमने वन से लेके पूरा 6 यूनिट तक, मतलब सिक्स का एक ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो आप एक देख लेना एक बार। ठीक है। और तो मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है 1 to 6 तक। ठीक है। अब हम 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ वो जाके देख लेना, और जिसने भी देख लिया वो बहुत अच्छी बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 7 से। तो यूनिट 7 जहाँ पे हम बात करेंगे सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, मतलब जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स दोनों इंटरफेस करता है, उसके अंदर कौन कौन सी, मतलब ऐसा कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला है पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है। तो इसमें से मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आता है पब्लिक ग्रीवेंस से। पब्लिक ग्रीवेंस क्या होता है या फिर उसके कुछ मैकेनिज्म्स बताओ, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पब्लिक ग्रीवेंस मतलब कोई प्रॉब्लम या कोई कंप्लेन जो लोगों को होती है किसके साथ, गवर्नमेंट की सर्विसेज के साथ। ये सरकार ने कोई सर्विस दी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी है, लेकिन लोगों को उसको लेकर बड़ा ही प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर एक मतलब कंप्लेन है उसके अगेंस्ट कुछ। ठीक है। तो उसको बोलेंगे पब्लिक ग्रीवेंस, मतलब पब्लिक की क्या शिकायतें हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिक ग्रीवेंस। अब कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर बहुत स्लोली वर्क कर रहा है, लोगों का इतना हेल्प नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो पब्लिक के साथ अनफेयरली ट्रीट कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पब्लिक ग्रीवेंस में, कि लोग क्या कर रहे हैं उसके अगेंस्ट शिकायत दर्ज कर रहे हैं। अब जो ये प्रॉब्लम्स होती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के काम को बेटर कराने में हेल्प करती है, कि सभी को ये जो काम है सरकार सभी के लिए काम करे। ठीक है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए करे। अब क्या हो रहा है, जो पब्लिक ग्रीवेंस है, मतलब जो लोगों की शिकायत है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं 2016 के अंदर 15 लाख लोगों की शिकायतें थी, लेकिन 2017 के अंदर वो 14 लाख हो गई है। तो आप देख रहे हो कि 2 लाख एकदम से बढ़ गया। तो इससे पता चलता है, इससे इंडिकेट किया जाता है कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस और गवर्नमेंट के बीच में क्या है, लोगों मतलब गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर लोगों के अंदर क्या है, डिससेटिस्फेक्शन ग्रो हो रहा है। ठीक है। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो यहाँ पे कुछ मतलब चैलेंजेस दिखता है, सर्विसेज को लेकर लोगों के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो लोग डिमांड करते हैं कि देखो सरकार को और रिस्पॉन्सिव बनाओ, थोड़ा सा अकाउंटेबल बनाओ, वो कुछ भी ना करे। अब वही ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा वही है, कोई इशू रेस होता है, किसी सिटीजन को कोई दिक्कत आ रही है, सर्विस अच्छे से ना मिल पा रही है, तो वो क्या करता है, कंप्लेन कर रहा है गवर्नमेंट की सर्विस से रिलेटेड कि उसको सर्विस डिलीवर नहीं हुआ है। ठीक है। और गवर्नमेंट ने कमिट किया था लेकिन डिलीवर ही नहीं कराया है, डिले कर दिया है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके साथ, मिसबिहेवियर क्या है, माल प्रैक्टिस की है, फेवरटिज्म, नेपोटिज्म, माल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज किसके अंदर आती है, ग्रीवेंस के अंदर आती है। अब कॉमन ग्रीवेंस जो हमको कॉमन ऐसी कुछ शिकायतें जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म के अगेंस्ट दिखी है, पहला करप्शन, बहुत ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई है करप्शन को लेकर। फेवरटिज्म, बहुत ज्यादा ऐसे मिनिस्टर है जो क्या करते हैं, फेवर करते हैं। ठीक है। नेपोटिज्म, वही नेपोटिज्म मतलब कि अपने रिलेटिव्स को ज्यादा वो मतलब किसी नौकरी में लेकर आना या उनको फायदा देना। ठीक है। डिस्कन डिसकंटेस्टी मतलब अब्यूज लैंग्वेज का यूज करना या मिसबिहेवियर करना, किसका, मिनिस्टर्स का या फिर ऑफिसर्स का। निग्लेक्ट द ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट कर देना, अपने जो टास्क है उसको अवॉइड करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, डिले करना, माल एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो ये सभी कुछ कॉमन ग्रीवेंस है जो कि हमको किसके अगेंस्ट दिखा है, गवर्नमेंट की मशीनरीज के अगेंस्ट दिखा है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म है जो रेसिस्टल, मतलब जो लोगों की शिकायतें आती है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब उसको लेते हैं, तो कौन कौन सी मशीनरी है। तो हमारी जो नेशनल लेवल पे अगर बात करें तो सरकार ने 2 एजेंसीज बना के सेटअप करके रखी है। एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, एंड दूसरी है डिक्टेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, जिसको हम डीपीजी बोलते हैं, एंड कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है और पब्लिक ग्रीवेंस, ये मेनली कौन सा ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंडर आता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, इसके अंडर कौन सा आता है, ये आता है। ठीक है। ये हैंडल करती है इन सभी को। और हमारी जो ये डीपीजी है ये क्या करती है, जब कोई लोग
सेटिस्फाई नहीं है, किसके रिस्पॉन्स से, किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्स से वो सेटिस्फाई नहीं है, उनको लग रहा है कि भाई ये क्या बोल दिया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू और ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन वो क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत रिसीव कर सकते हैं, किसको, इस डिपार्टमेंट को। देन इसके बाद ये काम कैसे करता है, तो जो डीपीजी होता है मेनली सीरियस चीजों को देखता है, एग्जामिन करता है कि जो ये ग्रीवेंस है क्या ये मेरे अंडर आती है या नहीं, ठीक है। अगर वो उसके सेक्टर से रिलेटेड है तो उसको प्रस्यू करता है, अगर नहीं है तो फिर वो उसको फॉरवर्ड कर देता है किस पे, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस पे। अब ये डिटेल उस चीज को खोजबीन करता है, सीरियस ग्रीवेंस है जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है, रिजॉल्व नहीं हुई है, किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो इसको बहुत ही निगरानी से अच्छे से काम करता है। ये डिपार्टमेंट से कमेंट मांगता है, और इस माना जाता है कि जब वो डिपार्टमेंट से जवाब मांग रहा है तो 30 दिन के भीतर भीतर आ जाना चाहिए। रिजॉल्व प्रोसेस ये काफी ज्यादा नेसेसरी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन लोगों ने मांगनी है, ये जो भी उनकी शिकायतें हैं, उसका जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, इंश्योर कराते हैं, और जो कंक्लूजन होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, किसके अंदर, केस के अंदर, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजीज को कौन कौन सी यूज कर रहा है, PGRAMS, जिसको बोलते हैं पब्लिक ग्रीवेंस रेजिस्टर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऑटोमेशन प्रोग्राम है जो कि डीपीजी यूज कर रही है 1999 से। ये इंटीग्रेट है किससे, CPGRMS से, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सभी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को कवर किया जाता है, और यहाँ पे आप कंप्लेन कभी भी 24 घंटे 7 दिन कभी भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब कौन कौन सी ऐसी कंप्लेन है जो इसके अंडर नहीं आती है, तो पहला, अगर आप कोर्ट ने कोई अपनी जजमेंट दी है, कोर्ट का कोई मैटर है, उसके अगेंस्ट आप कभी भी इसमें क्या नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। किसी का कोई पर्सनल मैटर है, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई है, किसी को खाना नहीं खाना है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, तो उसके अगेंस्ट आपको ये सब नहीं करना है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई मैटर है कि आपको इन्फॉर्मेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है, तो यहाँ पे आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते हो। इशू इम्पैक्ट, ऐसा कोई इशू जो इम्पैक्ट करता है हमारी टेरिटरी की इंटीग्रिटी को, वो नहीं लेंगे। अगर कोई फैमिली रिलेशन है किसी दूसरे देश के साथ, उसको भी नहीं लेंगे कि उसके कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि उससे हमारे रिलेशन खराब हो जाए, तो उसको भी नहीं लेंगे। कोई सजेशन वगैरह आप मांग रहे हो तो भी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो इसके अंडर नहीं आती है, मतलब इन मैटर्स को ही लेते ही नहीं है। आप कुछ और भी मैकेनिज्म है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोकपाल है, लोकायत है, जो कि क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं कंप्लेंट्स को करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है। किसी ऑफिसर ने अब्यूज लैंग्वेज का यूज करा है या अब्यूज किया है, किसी ने, किसी पब्लिक सर्वेंट ने या किसी ने कोई करप्शन करा है, तो उसके अगेंस्ट ये कंप्लेंट लेते हैं। अब रिसेंट डेवलप लोकपाल, जो लोकपाल है, ये सेंट्रल लेवल का एक इनिशिएटिव है जो कि एंटी करप्शन के अगेंस्ट है, ठीक है। जितना भी इसको करप्शन वगैरह का कंप्लेंट मिलता है तो लोकपाल उसको हैंडल करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पब्लिक ग्रीवेंस। समझ में आया, पब्लिक ग्रीवेंस मतलब लोगों की शिकायतें, और शिकायतें के अंदर कौन कौन सी शिकायतें आती है वो करने का, और कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप शिकायतें अपनी दर्ज कर सकते हो, ठीक है। और कौन कौन सी मैकेनिज्म है वो भी बताना है, और कौन कौन से मैटर वो नहीं लेती है वो भी याद करना है, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं यूनिट 8 के ऊपर। तो यूनिट 8 में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वाला। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब तुम्हारे पास अधिकार है किसका, इन्फॉर्मेशन का, तुमको इन्फॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है। तो ये किसके अंदर आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे लोगों को पावर दी जाती है कि भाई देखो, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है, तुम इन्फॉर्म, मतलब गवर्नमेंट की एजेंसीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम पूछ सकते हो। आप बस जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, अगर आप इंडिया के अंदर कहीं भी रहते हो जम्मू कश्मीर को छोड़ के, तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो पब्लिक एजेंसीज के रिलेटेड, ठीक है। ये मेक करता है गवर्नमेंट की वर्किंग को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने में, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपके लिए ट्रांसपेरेंट रहेगी, वो खुली रहेगी, ठीक है, आप देख सकते हो। फाइट करप्शन, ये करप्शन के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है, चेक करता है गवर्नमेंट के एक्शन को कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, कैसे करा है, ठीक है। पूरा एक डाटा तैयार करके दिखता है, पूरा रिकॉर्ड होता है आपके पास। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म सिटीजन, ये कहीं ना कहीं सिटीजन को इन्फॉर्म करता है इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, और देखता रहता है गवर्नमेंट की वर्किंग को, ठीक है। आगे देखते हैं हम कैसे ये काम करता है। तो ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे इजीली आप कोई क्या कर सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको असेस करनी है तो आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। वट यू कैन आस्क, क्या आप पूछ सकते हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूछा है, गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। आपको कोई फंड वगैरह के बारे में मतलब फंड वगैरह जानना है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। कितने टाइप की इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड, कोई ऐसा सैंपल मटेरियल आपको चाहिए जो
पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने हेल्ड करा है वो सब आप ले सकते हो। लेकिन आप कोई प्राइवेट मैटर के ऊपर नहीं देख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो कवर अबाउट अ पब्लिक प्राइवेट बॉडी, सॉरी, ये ऑल्सो कवर करता है किसको, प्राइवेट बॉडीज को, जो कि पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द लॉ आती है, मतलब जो असेस करती है अंडर द लॉ, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने का। टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कितने टाइप्स की इन्फॉर्मेशन देता है ये, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, गवर्नमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, गवर्नमेंट का वर्किंग के बारे में जानना है, तो वो सब किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। ईजी टू रिक्वेस्ट, बहुत ईजी होता है कि आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है इसके पोर्टल पे जाके, आरटीआई की वेबसाइट पे जाके। वो फिल करने के बाद आपको 20 दिन के भीतर भीतर आपको इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड वगैरह सब जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। ठीक है जी भाई, आप मेल वगैरह के थ्रू आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। देन उसके बाद चैलेंजेस क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है आरटीआई होता क्या है, लोगों को जानकारी ही नहीं है, और तो पता भी है तो उनको यही नहीं पता कैसे यूज करते हैं। क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन लोग मांगते हैं उसका कोई क्वालिटी नहीं होता, मतलब जितनी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एनफ नहीं होती है। ट्रेनिंग एंड स्किल, जो ऑफिसर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो आरटीआई की रिक्वेस्ट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनकी स्किल की इंप्रूव करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर कहीं ना कहीं वो राइट टूल नहीं है जिससे वो आरटीआई रिक्वेस्ट को अच्छे से हैंडल कर पाए। कहीं ना कहीं बहुत सारी अननेसेसरी रिक्वेस्ट ही आती है किसके ऊपर, आरटीआई के ऊपर, जो कि अपना भी टाइम वेस्ट करती है और हमारे ऑफिसर्स का टाइम वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा यूनिट 8, यहाँ से आरटीआई जो ये टॉपिक है इसको पूरा उठाना है और अच्छे से याद करना है। देन इसके बाद आप चलोगे यूनिट 9 पे, सोशल वेलफेयर क्या होता है और इसका कुछ और कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यूनिट 9 में से आपका सोशल वेलफेयर अप्रोचेस और एक दो पॉलिसी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर क्या होता है। सोशल वेलफेयर इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इन अ कम्युनिटी हैज व्हाट दे नीड टू लीव अ गुड लाइफ। मतलब सोशल वेलफेयर ये होता है जहाँ पे आप श्योर करते हो कि कम्युनिटी के अंदर सबको जो जरूरत है वो सब दी जा रही है गुड लाइफ के लिए, एक जीने अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो भी जरूरतें होती है वो सब आप क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो हर किसी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के। ये जो आइडिया है बहुत टाइम पहले का है, ये हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से ही मेंशन किया जा रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। सोशल वेलफेयर कहीं ना वरी करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, वहाँ की हिस्ट्री कैसे है और कैसे वो लोगों के ऊपर कितना फोकस करते हैं, लोगों की लाइफ के ऊपर, उनके वेलबींग के ऊपर, ठीक है। सिंपल टर्म में बोले सोशल वेलफेयर, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कम्युनिटीज मिलकर काम करती है क्या करने में, लोगों को प्रोटेक्ट करने में और उनकी हेल्प करने में, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे सपोर्ट करना लोगों को जो कि अनएम्प्लॉय है, जो बीमार है, जो ओल्ड है, उनका क्या करती है सरकार, हेल्प करती है। इसका गोल होता है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जहाँ पे इंश्योर करना सभी को फेयर और गुड लाइफ दी जा रही है, ठीक है। इस डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट व्यूज, जो अलग अलग स्कॉलर है उनका अलग अलग व्यू होता है। जनरली कुछ एग्री करते हैं कि देखो भाई ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज एफर्ट है जहाँ पे तुम हेल्प करते हो किसी इंडिविजुअल का, एक ग्रुप का, जहाँ पे वो सेटिस्फाइड लाइफ जी सके। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि एड का ही नहीं होता इसके अंदर, ये नहीं आपने किसी की हेल्प कर दी बस, नहीं, इसको अंदर ये होता है कि इस इंसान को इतना कैपेबल बनाना कि अगर उसकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो उसको खुद हैंडल कर सके, ठीक है। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है, यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि सोशल वेलफेयर उसके अंदर वो एक्टिविटीज आती है जहाँ पे लोगों की मदद की जाती है उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर कोई चेंज आता है उसको वो अडॉप्ट करे और पूरा डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज आती है, एनकरेज करना लोगों को कि वो हेल्प करे, और मेनली वनरेबल ग्रुप को ज्यादा इसके अंदर माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सोशल वेलफेयर रहा। आगे हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की कौन कौन सी अप्रोचेस है। तो पहले फैमिली सेंट्रिक अप्रोच। फैमिली सेंट्रिक अप्रोच हमारी बहुत पुरानी अप्रोच है। यहाँ पे मतलब पूरे लोगों को, सभी को क्या माना जाता है, एक फैमिली की तरह माना जाता है, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है सोशल वेलफेयर। काम कैसे करती है, जैसे फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे का ध्यान रखने के लिए, अपने बूढ़े बड़ों का ध्यान रखने के लिए, जो डिसेबल है उनका ध्यान रखने के लिए। तो सेम इसका ऐसे ही होता है कि बच्चों का केयर करती है, एल्डर के ध्यान देखती है, डिसेबल लोगों के ऊपर फोकस करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया और इंग्लैंड के अंदर इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्टिल फुलफिल किया जाता है बहुत सारी सोशल नीड्स को। लिमिटेशन ये है कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे इश्यूज है जिनको एड्रेस नहीं कर पाते, लाइक का जेंडर रोल हो गया, लेस इफेक्टिव इन अर्बन एरिया में इतना इफेक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी फेस करती है। रस्टिल पर्सपेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे कुछ स्टेप उठाती है जहाँ पे वो मतलब ऐसा कुछ स्टेप उठाती है कि लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके, ठीक है। मतलब हर एक चीज के लिए सरकार उनकी हेल्प ना करे, लोगों को इतना कैपेबल बनाना या उन्हें इतना डेवलप करना कि वो अपनी हेल्प क्या कर सके, खुद कर सके। तो ये किसके अंदर आता है, ये हमारा इसके अंदर आता है।
इंडिविजुअल आर एक्सेप्टेड, इंडिविजुअल को माना जाता है कि इंडिविजुअल आर एक्सेप्टेड टू फाइंड देयर सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। मतलब जैसे इंडिविजुअल क्या कर सकता है, वो दूसरे लोगों से सपोर्ट मांग सकता है, जैसे फैमिली से मांग सकता है, मार्केट से मांग सकता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मांग सकता है। तो इन सब से इंडिविजुअल क्या मांग सकता है, हेल्प मांग सकता है। ठीक है, सीधे गवर्नमेंट से जाके ना मांगे, और भी कुछ ऐसे उसके आसपास ऐसी चीजें जिनसे वो क्या कर सके, हेल्प मांगे। इसके अंदर मतलब जिनको जरूरत होती है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये, क्योंकि जो ब्रॉडर इश्यूज होता है उनको क्या नहीं करती, कहीं ना कहीं कवर नहीं कर देती है, जैसे हाउसिंग स्टोरेज हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी अप्रोच, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों कोलैबोरेट करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर मैनेजमेंट के अंदर उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे इंग्लैंड और जर्मनी हो गया, यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इंश्योरेंस फर्म, इंटरप्रेन्योरशिप, बैंक, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी मिलकर काम करते हैं वेलफेयर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी देख सकते हो, प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि प्राइवेट और जो पब्लिक पार्टनरशिप होती है वो अच्छे से काम नहीं कर सकती है हर एक कंट्री के अंदर। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करें, सोशल वेलफेयर, इसके अंदर मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर क्या होता है कि एंटायर पूरी पॉपुलेशन के लिए अंदर होता है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन को ध्यान में रखा जाता है। जैसे पब्लिक सर्विस के अंदर रोड आ गया, अब रोड तो सभी के लिए होगा, स्कूल बनेगा सभी के लिए होगा, तो इसका एम होता है यूनिवर्सल कवरेज करना, सभी को कवर करना, ट्रीट करना। जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर है वो एसेंशियल है पब्लिक सर्विसेज के लिए, मतलब ट्रीट करना कि सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ को कवरेज करता है, वो सभी को मिलना चाहिए, ना कि किसी स्पेशल ग्रुप को। ठीक है, इसके अंदर लैक ऑफ सपोर्ट होता है प्रैक्टिस में, कि पब्लिक इतना सपोर्ट नहीं करती है जैसे एजुकेशन हेल्थ के एरिया में। ठीक है, तो ये हमारी 4 अप्रोच होगी, आई होप तुमको समझ पाया होगा। दोबारा से बता देती हूँ, पहली जो अप्रोच है फैमिली सेंट्रिक है, मतलब एक फैमिली की तरह माना जाता है, सरकार एक फैमिली मानती है अपनी पूरी जनता को, जहाँ पे वो बूढ़ों का और बूढ़े लोगों का और चिल्ड्रंस का, बच्चों का और डिसेबल लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। रेसिस्टेंस, जहाँ पे लोगों को इतना कैपेबल बनाया जाता है कि वो अपनी सिचुएशन को खुद हैंडल कर सके, जो चैलेंज आ रहे हैं वो खुद उसको हैंडल करे। ठीक है, थर्ड है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों काम करते हैं। देन उसके बाद हमारा अलग अप्रोच है, अलग जो है इसके अंदर क्या होता है, सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिसके अंदर हमारा पूरी पॉपुलेशन को ध्यान में रखा जाता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को। आगे हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। कौन कौन सी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के अंदर आती है, जैसे एससी और एसटी की हमारी एक वेलफेयर पॉलिसी, आपको कुछ पॉलिसीज बतानी है। तो एससी और एसटी की पॉलिसी होगी, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा है, 1955 एक एक्ट लेके आई थी, जहाँ पे सिविल राइट एक्ट दिया गया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल राइट प्रोटेक्शन ऑटोसिटीज, इनसे एक्ट 1989 के अंदर स्टैब्लिश करा है कुछ कमीशन, जैसे नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो कमीशन भी इसने गवर्नमेंट ने क्या करे, सेटअप करे। एजुकेशन स्कीम लेकर आना, कहीं ना कहीं इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके थ्रू कुछ स्कीम्स, प्रोग्राम, पॉलिसीज लेकर आती है, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को थोड़ा इंपावर किया जाता है, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। ओबीसीज के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आई है, गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, और एक कमीशन उसके अंदर बैठा है, एक डिपार्टमेंट है, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्किल एनहेंसमेंट। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ओल्डर लोगों के लिए पेंशन दी जाती है, उनका हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस वगैरह, और भी जो भी ओल्डर लोगों की नीड्स है उनको पूरा करती है गवर्नमेंट। ठीक है, सपोर्ट करती है वनरेबल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके कि उन फैमिली केयर्स उनको सप्लाई की जाए। ठीक है, ड्रग्स को लेकर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मेजर लेती रहती है कि किसी लोगों को एडिक्शन ना हो, ट्रैफिकिंग ना हो इतना, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है किसी के अंदर ड्रग्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पॉलिसीज होगी जो ये तुमको लिख देना है। एक दो पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आता है, एससी और एसटी ओबीसी से रिलेटेड आप लिख सकते हो। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं यूनिट 10। अब यूनिट 10 मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो यूनिट 10 में आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कराने वाली हूँ, तो ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो जब तक आप वेट करें, ये यूनिट 10 में अभी करा देती हूँ, यूनिट 11 से करा दूंगी। हाँ, तो यूनिट 10 में अभी करा देती हूँ। ओके ओके ओके, तो यूनिट 10 है हमारा क्या, यूनिट 10 है एजुकेशन पॉलिसी एंड राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन पॉलिसी और राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज है, और एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन क्या होता है। तो इसके अंदर आप राइट टू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये दो चीज याद रखनी है। राइट टू एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू एजुकेशन इंडिया के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, लोगों के पास पूरा अधिकार है क्या लेने का, एजुकेशन लेने का। और ये किसके लिए, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे के पास पूरा अधिकार है कि उसको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमारी फंडामेंटल राइट 21 के अंदर भी आता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक्ट को कब लेके आया गया था,
इनेक्ट किया जाता है 2009 के अंदर, जहाँ पे बहुत से स्कूलों के अंदर अप्लाई किया जाता है। और जो इसका सब आरटीआई को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम वगैरह भी है, जैसे स्वर शिक्षा अभियान, जो हेल्प करता है स्टेट और यूटीज के अंदर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कराने में। गवर्नमेंट शेयर करती है कॉस्ट किसके साथ, स्टेट के साथ, और प्रोवाइड कराती है, जैसे बिल्ड कराना स्कूल को, प्रोवाइड कराना टीचर, इंप्रूव करना लर्निंग कंडीशंस को गवर्नमेंट इस चीज में भी शेयर करती है, क्या कॉस्ट वगैरह, ठीक है। आरटीआई जो एक्ट है वो इंश्योर करता है कि हर एक चिल्ड्रन, जो किसी भी बैकग्राउंड से, वो मैटर नहीं करता, सभी के पास क्या है, अधिकार है पढ़ाई लिखने का, एजुकेशन का, ठीक है। ये फोकस करता है चिल्ड्रन के ऊपर, जो उनको स्कूल नहीं जा पाते वो उनको स्कूल भेजा जाए, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, जो इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते, उनको फायदा दिया जाए। ये टेंशन देते हैं किसके ऊपर, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। जिनको जरूरत है, जिन बच्चों को जरूरत है स्पेशल नीड की, उन सभी के ऊपर इसके ऊपर अटेंशन दी जाती है, ठीक है। ये जो एक्ट है एड्रेस करता है स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टीचर, जहाँ पे आप ये एक एग्जाम होता है टेट का, जैसे एच टेट सी टेट वगैरह होता है, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जहाँ पे पॉइंट किया जाता है टीचर को, और कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। जो एक्ट है इसका एम है कि चाइल्ड फ्रेंडली और इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, और कहीं ना कहीं जो ऐसी प्रैक्टिसेस होती है, जैसे फिजिकल पनिशमेंट देना, लोगों में डंडे बजा देना, इतना मार देना कि उनको लाल कर देना, और प्राइवेट ट्यूशन जो टीचर लेता है वरना वो स्कूल में मार्क्स काट ले, तो इन सब चीजों से क्या करा जाता है, प्रोहिबिटेट किया जाता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल भी इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, आरटीआई के अंदर, जहाँ पे कुछ पोर्शन को रिजर्व किया जाता है किस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। जो मतलब जो इकोनॉमिकली वीक है, तो उनके लिए क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल भी क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं सीट एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन देखें तो इसका क्या है। पहला तो ये है कि टीचर स्टोरेज बहुत ज्यादा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता, ठीक है। क्वालिटी लर्निंग यहाँ पे नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखोगे तो कुछ हम मतलब कुछ दिल्ली के स्कूल है जो बहुत अच्छे हैं, बट आप ओवरऑल इंडिया में घूम लोगे तो देखोगे जो गवर्नमेंट स्कूल है कहीं कहीं अच्छा होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप, एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा और एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, उसके एजुकेशन की क्वालिटी में थोड़ा सा तो फर्क रहता है, थोड़ा सा तो मतलब होता है यार, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लीगल चैलेंजेस क्या होते हैं, लीगल चैलेंजेस ये होते हैं कि देखो भाई, जो प्राइवेट स्कूल है वो काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि जो आरटीआई है कहीं ना कहीं हमारी राइट को क्लेम कर रहा है, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारे पास कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को बना गवर्नमेंट की इंटरफेयर इंटरफेयर करे बिना भी चला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस राइट को क्या करता है, वॉयलेट करता है, तो इसके कुछ ऑब्जेक्शन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, सोशल जस्टिस, साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए, कल्चर प्रिजर्वेशन करने के लिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और एजुकेशन भी क्या करेगा, बहुत जरूरी है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको विकास करना है तो वो एजुकेशन से ही होगा। यूथ पॉपुलेशन आज के टाइम पे और आने वाले 10 साल में इंडिया के पास बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, क्या यूथ, इंडिया इसका फायदा उठा सकता है, क्या कर सकता है, एक अच्छा एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, जहाँ पे आने वाले फ्यूचर को और ब्राइट बना सकता है। चेंजिंग वर्ल्ड स्किल, अब वर्ल्ड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई यूज हो रहा है, तो उन लोगों को सिखाना चाहिए, ठीक है। स्किल उनकी इंप्रूव करनी चाहिए, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इन सभी को पढ़ाना चाहिए। इन्वायरमेंट चैलेंजेस, सारे इन्वायरमेंट चैलेंजेस यहाँ पे हमें कोलैबोरेट करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल, ठीक है। तो उसके लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। विजन ऑफ 2040, इसका जो गोल है वो है 2020 का विजन, ठीक है। 2020 का, जहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता है हाई क्वालिटी एजुकेशन सभी तक, 2040 तक, 2040 सॉरी 240 तक के सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन, इसका एम है कि सभी तक मिलना चाहिए, वो किसी बैकग्राउंड का हो, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे बस ये नहीं होता चिल्ड्रन क्या लर्न कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि फोकस किया जाता है टीचर उनको कैसे लर्न करा रहा है। हिस्टोरिक अप्रोच है, यहाँ पे आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को भी कवर किया जाता है, जैसे आर्ट, क्राफ्ट, स्पोर्ट, जो भी आपके मतलब एक पर्सन को ऑल वेल राउंडेड इंडिविजुअल को डेवलप किया जाता है, मतलब एक इंडिविजुअल को पूरी तरीके से डेवलप करना। इसमें टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आने वाली जनरेशन को शेप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर को भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। प्रिस्यू द पॉलिसी, कहीं ना कहीं ये प्रिस्यू करता है, पहले जो हमारी पॉलिसी होती थी वो फोकस करती थी असेस एंड इक्वालिटी के ऊपर, लेकिन जो ये 2009 वाली पॉलिसी है कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करना चाहती है, ठीक है। इसका एम है, पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि इसको गेन करना, इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान को बस नॉलेज नॉलेज भर दो, नहीं, उस इंसान को एथिकली भी डेवलप करना, ठीक है। उसके अंदर एथिकली, क्रिएटिविटी, एथिक्स, ठीक है, उसको एक एंगेज सिटीजन बनाना, ये इसका एम है, ठीक है, पर्पस है ये इसका।
और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू कॉलेज में लोग क्या करते हैं, बच्चे एडमिशन लेते हैं। बैचलर प्रोग्राम इसमें 4 साल का होता है और ऑप्शन भी होता है, अगर उसको किसी भी स्टेज पे एग्जिस्ट करना है तो वो एक्सिट भी कर सकता है। डिजिटल लर्निंग एंड टेक्नोलॉजीज पॉलिसी जो इंपॉर्टेंस देता है ऑनलाइन एजुकेशन को, ठीक है, और जिसके अंदर क्रिएटिंग नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, और कहीं ना कहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के अंदर ही कवर करता है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर हम यूनिवर्सली देख रहे हैं कि सभी को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हाई क्वालिटी एजुकेशन होता है, टीचर के ऊपर भी फोकस किया जाता है कैसे वो लर्न करा रहे हैं। यहाँ पे बस आपका मेन मेन सब्जेक्ट नहीं होता, आपके जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वो भी कवर किया जाता है। आपके जो एक्स्ट्रा सर्कुलर जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिविटीज होती है, उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो सभी चीजों के अंदर इसके अंदर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। 11 यूनिट को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा इसका, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो बनना, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो जब तक वेट वेट करने का, बस 3 चैप्टर और है, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो वेट करने का है, तो ये बहुत जल्दी मिलेगा। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान रखना अपना, ख्याल रखना, बाय।